चलो आज हम करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 12 और 13 हो गया, ठीक है। तो पूरी डिटेल में हम कर रहे हैं। ये हमारा सोर्स है, बेयर एक्ट लाइन बाय लाइन में करा रहा हूँ, ठीक है, विद रिलेवेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं। उसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी देखेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो टोटलिटी में हम करेंगे, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हमने टॉपिक करा दिया तो फिर उसके बाद आएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14। उसमें हम क्या क्या देखेंगे। एक तो बेयर एक्ट की जो डेफिनेशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। वहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ में LAW है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में LAWS है। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है, इन दोनों का मतलब क्या है। उसके बाद ये देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेलिजिबल डिफरेंशियल। लक्ष्मीकांत में शायद तुमने अगर पढ़ा ना हो या ध्यान ना दिया हो, यहाँ पे लक्ष्मीकांत में लिखा है इंटेलिजिबल डिफरेंशियल। सारा कुछ जो भी कराऊंगा PDF सारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा विकर्ण कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पे पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, और जो भी नोट्स हैं वो तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे 1 या 2 लेक्चर्स में। और अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये बेयर एक्ट की डेफिनेशन है। उसमें ये लिखा गया है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। मतलब स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, मतलब यहां पे क्या है, सबसे पहले यहां पे क्रैक करो, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। तो इसीलिए हमें यह देखना है, यहां पे स्टेट की बात चल रही है, तो ऑब्लिगेशंस किस पे हैं। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी किसकी है, स्टेट की। तो स्टेट की ड्यूटी बताता है कि स्टेट को क्या नहीं करना, स्टेट डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को। मतलब यहां पे सिटीजन की बात नहीं कर रहे, स्टेट वर्सेस पर्सन है। तो राइट किसके, राइट किसी पर्सन के, इक्वालिटी के स्टेट हर्ट नहीं कर सकता। तो ऑब्लिगेशन स्टेट पे आ गई, ठीक है। स्टेट पे ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी स्टेट की बनती है कि स्टेट किसके राइट नहीं हर्ट कर सकता। आर्टिकल 14 में राइट किसी पर्सन के हर्ट नहीं कर सकता। पर्सन में तुम्हारे को सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों आएंगे, ठीक है। एनिमी एलियन को तो छोड़ के, जिसके साथ अपना बनती नहीं है, ठीक है। वो तो बेसिक में पढ़ा ही होगा ना, आप पीछे लेक्चर्स देख के आओगे, समझ आएगा तुम्हें, ठीक है। तो पहली बात, ऑब्लिगेशंस किसके पे बनती हैं, ड्यूटी किसके पे बनती है, स्टेट पे। तो यहां पे आर्टिकल 14 स्टेट वर्सेस पर्सन है। तो और पर्सन में कौन कौन आता है, मैंने बताया पर्सन में पहली बार स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। बेयर एक्ट से बेस्ट कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज है। उसके बाद हम लक्ष्मीकांत के भी पॉइंट देखेंगे, पर बेयर एक्ट से बेस्ट कुछ नहीं है। और एक एक पॉइंट बेयर एक्ट का समझाऊंगा मैं, चाहे एक दो लेक्चर्स बनाने पड़े, ठीक है। तो यहां पे पहली बात आई है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। तो स्टेट वर्सेस पर्सन हो गया। अब स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी है आर्टिकल 12 में, जहां पे मैंने एक्सप्लेन करा है कि स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। स्टेट की डेफिनेशन में पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत और अदर अथॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। तो वो आप जाके आर्टिकल 12 वाला लेक्चर जाके देखो, तो सिस्टमेटिक वे में आपको समझ आएगी। तो स्टेट की डेफिनेशन बता दिया। ये अगर ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी अगर आपके राइट्स हर्ट करोगे तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। तो स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, स्टेट का मतलब समझ आ गया। स्टेट का मतलब वो है जो आर्टिकल 12 में दिया गया, वो मैं समझा चुका हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, पता चल जाएगा। एनी पर्सन का मतलब क्या है, सिटीजन भी होगा, नॉन सिटीजन भी होगा, मेल फीमेल भी होगा और ट्रांसजेंडर भी होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कौन से केस में, ये सारा लिख के भेजूंगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कि पर्सन में ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड होंगे, ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड होंगे। ये आया था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इस केस में कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ट्रांसजेंडर बंदे भी पर्सन में इंक्लूड होंगे। तो इसलिए पर्सन में कौन कौन इंक्लूड हो गया, सिटीजन, नॉन सिटीजन,
मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर की इधर इंक्लूड कौन सी जजमेंट में बताया गया? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैं बहुत डिटेल में लेता हूँ चीज़ों को, ठीक है, प्लेलिस्ट जाके चेक करो, पता चलेगा। तो एक एक पॉइंट अगर आपने बेयर एक्ट साथ में रखा है तो एक एक पॉइंट बेयर एक्ट का पता है, आप ले भी सकते हो, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट बेयर एक्ट का मैं करवाऊंगा। कोई भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट करो, तो आपको उसका जवाब दूंगा मैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, पता चल गया। स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 में दिया गया है, पर्सन का मतलब मैंने बता दिया क्या क्या होता है। तो पर्सन में ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड होते हैं। कौन सी जजमेंट में बताया गया था? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जजमेंट जो इंपॉर्टेंट होगी वो भी बताऊंगा याद रखने के, बाकी याद रखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने कि ट्रांसजेंडर भी पर्सन में इंक्लूड होगा, ठीक है भाई। अब आता है फ्रेज इक्वेलिटी बिफोर लॉ। अगला, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहां पे? इंडिया की टेरिटरी के बीच अगर आपके राइट्स हर्ट होंगे तभी आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, स्टेट, पर्सन, टेरिटरी ऑफ इंडिया। दो चीजें रहेगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये क्या है? अब यहां पे ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो वहां पे लॉ है, LAW है, S नहीं है। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज LAWS है। इक्वलिटी बिफोर लॉ में LAW है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में LAWS है। तो इसका क्या मतलब है? ये फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, नेगेटिव कंसेप्ट क्यों माना जाता है? कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं देता, ठीक है। और जैसे है लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे आपके सर्कमस्टांसेस इक्वल हों चाहे आपके सर्कमस्टांसेस इक्वल नहीं हो, ठीक है। लॉ सबके लिए बराबर है। कोई अमीर बंदा है वो अच्छा लॉयर कर सकता है, कोई गरीब है वो अच्छा लॉयर नहीं कर सकता। उसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ में उसमें कोई लेना देना उसका नहीं है, ठीक है भाई। किसी को डिसेबिलिटी है किसी को नहीं है, इक्वलिटी बिफोर लॉ में उसका लेना देना नहीं है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में कोई आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, इसलिए ये नेगेटिव कंसेप्ट है। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कैसे समझ सकते हो? जैसे टैक्स लॉज हैं, जो अमीर है वो ज्यादा टैक्स पे करता है, गरीब कम टैक्स पे करता है। जिसकी इनकम एक लिमिट से नीचे है, 1-2 लाख है, उसको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ज्यादा इनकम वाला ज्यादा टैक्स पे करता है, ये प्रिंसिपल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अकॉर्डिंग आता है। तो इसीलिए इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को इसलिए पॉजिटिव कंसेप्ट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट देता है इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और इस हम एक केस से समझेंगे इसको, ठीक है। एक केस आया था, श्रीनिवास थिएटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का केस है, ठीक है। वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, रख भी सकते हो, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो आप देखते हो इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसमें जो टर्म लॉ है LAW वाली, वो एक जेनरिक सेंस में यूज करी गई है, ठीक है। जेनरिक सेंस में वो यूज करी गई है, जबकि इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वो ही बताती है स्पेसिफिक लॉज इन फोर्स। जो कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, कोई कानून बनेगा वो तुम्हारे राइट हर्ट करेगा तो ही तुम जा सकते हो ना कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो भी कानून बनाए जाते हैं वो सारे के सारे कानून हम देखेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में, मतलब वहां पे सर्कमस्टांसेस, हर केस में हम सर्कमस्टांसेस कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहां पे क्या केस हुआ था? तमिलनाडु केस सुनो, उसमें फिर और तुम्हें क्लियरिटी आएगी। तमिलनाडु एंटरटेनमेंट टैक्स लगा, ठीक है, तमिलनाडु एंटरटेनमेंट टैक्स एक्ट लगा।
उसने थिएटर्स को क्लासिफाई कर लिया कि जो थिएटर अच्छी लोकेशन पे है, जिसका एम्बियंस अच्छा है, उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिसका अच्छी लोकेशन नहीं है उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो वो थिएटर एसोसिएशन वाले चले गए कोर्ट में, तो उन्होंने बोला भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ तो है ही नहीं, सबको बराबर होना चाहिए। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया जो कानून बनते हैं वो हम इक्वलिटी बिफोर लॉ में, वो लॉ के डेफिनेशन में नहीं आते, वो लॉज के डेफिनेशन में आते हैं। तो इसीलिए जो भी कानून बनाए जाते हैं वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में देखेंगे। तो ऊपर दिया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो एक जेनरिक टर्म है, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं। जो भी कानून बनेंगे वो हम किस कौन से पैरामीटर पे देखेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में, हम सर्कमस्टांसेस कंसीडर करेंगे हर चीज में। तो इसीलिए आज जो भी देश में कानून बनेंगे वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बेसिस पे देखे जाते हैं, कि सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं। अगर वो ना देखे जाते हों तो फिर तो हर कोई आ जाएगा अमीर गरीब कि भैया मेरे को ज़्यादा टैक्स क्यों देना है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये बता दिया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बेसिस पे ही सबको डिसाइड होगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में सर्कमस्टांसेस कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा एक अच्छी लोकेशन पे था, ठीक है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा पैसे, ज़्यादा बंदे आते हैं थिएटर में, ज़्यादा कमाई होती है, ज़्यादा पैसे देने हैं, ठीक है भाई। वही है टैक्स का, ज़्यादा कमाई करोगे तो ज़्यादा टैक्स ब्रैकेट में आओगे तो ज़्यादा टैक्स पे करना है। तो हर चीज़, हर कानून जो बनेगा वो कौन से पैरामीटर पे देखा जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बेसिस पे देखा जाएगा, बल्कि इक्वलिटी बिफोर लॉ के बेसिस पे नहीं दिया जाएगा। क्योंकि लॉ का जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, वो जनरिक टर्म है, ठीक है, वो लॉ की बात करता है, पर स्पेसिफिक लॉज इन फोर्स की जो बात करता है, जो देश में कानून बनते हैं, वो जो कानून होते हैं वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की डेफिनेशन में, LAWS की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है भाई। तो ये कौन से केस में बता दिया, श्रीनिवास थिएटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के केस में। तो इसीलिए बोला गया ये एक्ट जो तमिलनाडु का है ये वायलेटिव नहीं है आर्टिकल 14 का, ठीक है। और ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और क्या चीज है, तो ये दूसरी बात, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कौन से केस में बताया गया, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 का, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो मतलब वो हटा ही नहीं सकते। बेसिक स्ट्रक्चर का भी मैं पिछले लेक्चर में बता के आया हूं, तो वो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में बताया गया था, ठीक है। साइटेशन के बारे में बताया क्या होता है, तो 3-4 पॉइंट बता दिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ मैंने समझा चुका हूं। इक्वालिटी बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ से आया, एवी डाइसी के 3 प्रिंसिपल्स हैं एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ। नो मैन कैन बी पनिश एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ, जब तक कोई कानून नहीं तोड़ेगा तब तक उसको, ठीक है, पुनिश नहीं किया जा सकता। तो कानून तोड़ना जरूरी है, ब्रीच ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ बता दिया, जनरल टर्म है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, तो ब्रिटिश ओरिजिन है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अमेरिकन ओरिजिन का। तो यहां पे अपने को बोला गया तीसरा प्रिंसिपल जो है वो अपने यहां नहीं लगता, वहां पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ये इंडिया में लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वहां पे नहीं लगता, वहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कोई कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। तो वहां पे प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, के इंडिविजुअल के राइट्स थे तो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को सेकेंडरी मानते हैं, ठीक है, उनका पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो हम ये बोलते हैं भैया कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंडिविजुअल राइट्स निकलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन पहला है, ठीक है। तो तीसरा प्रिंसिपल, इसलिए वो प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल बोलता है, हम प्राइमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो इसलिए तीसरा प्रिंसिपल नहीं चलता, पहले 2 प्रिंसिपल अपने एवी डाइसी के चलते हैं, और वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं दोनों, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो आर्टिकल 14 में दिया वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में 2 चीजें आ गई, राइट टू इक्वालिटी बेसिक स्ट्रक्चर में, और रूल ऑफ लॉ के जो 2 पॉइंट्स हैं जो इंडिया में लागू होते हैं वो दोनों बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस में। एक्सेप्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया आर्टिकल 361 में, एक्सेप्शंस प्रेसिडेंट और गवर्नर जो भी अपनी ड्यूटीज करेंगे उसके लिए आंसरेबल नहीं है कोर्ट में, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती इन दोनों के खिलाफ, कोई अरेस्ट नहीं हो सकती जब तक ये ऑफिस में है, सिविल प्रोसीडिंग चला दी है तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 361A है, उसमें अगर आप कोई भी सही खबर छापोगे या रेडियो पे बताओगे या टेलीविजन पे बताओगे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के बारे में या स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स के बारे में, तो आपको कोई
वो नहीं हो सकती, आपकी प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ नहीं चल सकती, वो 361A है। उसके बाद 105 में पावर प्रिविलेजेस बताता है किसकी, पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स की, या फिर कोई कमेटी पार्लियामेंट की बनी है उसकी। और 194 में लेजिस्लेचर के लिए सेम चीज़ें, ठीक है, पावर प्रिविलेजेस स्टेट लेजिस्लेचर की। अब 105 194 में क्या बोलता है, जो भी आप पार्लियामेंट हाउस में या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बोलोगे या वोट दोगे, उसके लिए कोई आपको कोर्ट में जवाबदेही नहीं है, कोई कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। तभी तो वो कोई डिफेमेशन नहीं होती ना इनकी, कुछ भी बोलते हैं तो मोस्टली ये बोलते हैं हाउस के अंदर, तो उसके लिए पता है इनको कोई डिफेमेशन नहीं, बाहर बोलेंगे तो डिफेमेशन हो जाएगी कि ठीक है ना। डिफेमेशन क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे, वो पिछले लेक्चर्स में भी मैंने डिस्कस किया। तो ये 3 चीज़ें। उसके बाद कोई यूएनओ और उसकी एजेंसी है, उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। उसके बाद कोई बाहर से राजनयिक आ रहा है, एम्बेसडर आ रहे हैं, डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, सोवरेन रूलर्स आ रहे हैं, उन पर भी कोई प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। तो ये कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो गए। 2 पॉइंट्स फिफ्थ, एक ही पॉइंट है 5वां, वो हम करेंगे आर्टिकल 31C एक्सेप्शन है, वो डायरेक्टरी प्रिंसिपल क्लॉज बी क्लॉज सी किसका, 39B 39C का, ये हम डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में करेंगे, ये वाला पॉइंट 5th पॉइंट। तो आपको बाकी सारे पॉइंट क्लियर कर दिए मैंने एक्सेप्शंस के, 5th पॉइंट को छोड़ के 5th पॉइंट हम DPSP में लेंगे। तो आपके ये सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं। एक चीज़ रह गई है जो मैंने ये बता दिया मैंने, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, सारा लक्ष्मीकांत भी कवर कर दी। एक ही चीज़ रह गई जो मैंने बताया था बहुत कंसेप्चुअल है, वो मैं अगले लेक्चर में लूँगा, ये वाली इंटेलिजिबल डिफरेंशियल का, ठीक है, ये अगले लेक्चर में लूँगा। तो 2 लेक्चर में तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा 30-40 मिनट की। तो अभी मैंने क्या करा दिया, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट बता दिया आर्टिकल 12 में, पर्सन बता दिया तीनों इंक्लूड होते, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, केस कौन सा था वो भी बता दिया, और कौन सी बात थी, और पर्सन में सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों इंक्लूड होते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ बता दिया, नेगेटिव कंसेप्ट है ब्रिटिश रूल। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज पॉजिटिव कंसेप्ट है क्योंकि सर्कमस्टांसेस इक्वल करता है, ठीक है। और इसका मैंने बता दिया, ये भी केस में बता दिया कि लॉ और लॉज में क्या फ़र्क है। जो भी कानून बनेंगे जो आपके राइट हर्ट करेंगे वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में आएंगे, ना कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ कोई कंसेप्ट है ही नहीं है। इन शॉर्ट ये मानो हर चीज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज पे देखी जाती है कि भैया सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं, तभी तो रिजर्वेशन है। सर्कमस्टांसेस इक्वल करने के लिए रिजर्वेशन है, नहीं तो फिर बंदा बोले भैया इसको रिजर्वेशन है मेरे को नहीं है, राइट टू इक्वलिटी कहाँ है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया राइट टू इक्वलिटी एक जनरल टर्म है, उसको यूज़ ही नहीं कहीं करना। हम सब चीज़ें जो भी केस होगा उसको यूज़ कहाँ करेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में देखेंगे। तो कुछ भी आर्टिकल 14 इन शॉर्ट मानो तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ही है, इक्वलिटी बिफोर लॉ तो है ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए रिजर्वेशन है, तुम जा नहीं सकते भैया इसको रिजर्वेशन है मेरे को नहीं है। वुमेन को रिजर्वेशन है, तुम जा नहीं सकते इसको रिजर्वेशन है मेरे को नहीं है, राइट टू इक्वलिटी हर्ट हो रहा है। तीसरी बात टैक्सेस है, अमीर ज़्यादा टैक्स देगा गरीब कम देगा, तो वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, ठीक है, क्योंकि उसको सर्कमस्टांसेस इक्वल करेंगे। तीसरा ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये हम हर चीज़ जो भी कानून बनेगा वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में देखा जाएगा, ठीक है। अब यही लेक्चर आएगा, इसके नोट्स आ जाएंगे, PDF आ जाएगी टेलीग्राम पे, तो तुम्हारे को सब कुछ खत्म ही है, इतना डिटेल में कौन कराता है, ठीक है। इस मोड में लेक्चर तुम्हारा टाइम सेव करेंगे, ठीक है भाई।